नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सैनी फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना में आज हम अध्ययन करेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान जिसका कार्यकाल था 1236 से लेकर 1240। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की परिस्थितियों में रज़िया सुल्तान को ये साम्राज्य प्राप्त हुआ था। इस्लामिक कानून में जो उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है और ये बात इल्तुतमिश अच्छी तरह जानता था। तो वह अपने कार्यकाल में ये समझ चुका था कि मेरे मरने के बाद में मेरा जो साम्राज्य है वो शायद लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसका जो सबसे योग्य पुत्र था जिसका नाम था नासिरुद्दीन, उसकी 1229 के अंदर मृत्यु हो गई थी। जैसा आपको बताया था, इल्तुतमिश का शासनकाल था 1210 से लेकर 1236 तक और वह अपना उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन को बनाना चाहता था, परंतु संयोग से 1229 के अंदर उसके सबसे योग्य पुत्र नासिरुद्दीन की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद में जो उसके अन्य पुत्र थे, जिसमें रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, वो अत्यंत आलसी और विलासी था। इसके अलावा बाकी जो जितने भी पुत्र थे वो अल्पवयस्क थे। तो इस कारण से उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया, तुर्क अमीरों को बुलाया और अपनी इच्छा उनके सामने रखी कि भाई मैं अपनी मृत्यु के पश्चात अपना उत्तराधिकारी है वो रज़िया सुल्तान को बनाना चाहता हूं। चूंकि ग्वालियर अभियान के दौरान वह इसकी योग्यता से भली भांति परिचित हो चुका था। जब वह ग्वालियर अभियान के दौरान दिल्ली सल्तनत से बाहर गया था, तब वह सारा जो साम्राज्य है वो रज़िया सुल्तान को सौंप के गया था। उसने एक अच्छे शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत की देखरेख की थी और उसकी योग्यता से वह काफ़ी प्रभावित हुआ था। इस कारण से उसने अपने तुर्क अमीरों के सामने ये इच्छा प्रकट की कि मैं अपनी मृत्यु के बाद में रज़िया सुल्तान को ये शासन सौंपना चाहता हूँ, यानी कि मेरी ये इच्छा है कि मेरे बाद में ये जो विशाल साम्राज्य है वो रज़िया सुल्तान को मिले। और उस समय जितने भी जो तुर्क सरदार थे उन्होंने इल्तुतमिश की हाँ में हाँ मिलाई, उसे अपना समर्थन दिया। परंतु जैसे ही 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी, तो उसके जो तुर्क अमीर थे उन्होंने रज़िया सुल्तान की जगह रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासन सत्ता सौंप दी। किसको? रज़िया सुल्तान की अपेक्षा रुकनुद्दीन को, जबकि इल्तुतमिश है वो रज़िया सुल्तान को बनाना चाहता था। परंतु मैं आपको बता देता हूं, उस समय तुर्क अमीरों की शासन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी थी। यानी वो ये चाहते थे कि शासक कौन नहीं बनना चाहिए वो उन पर डिपेंड, वो जिसको बनाना चाहिए वही शासक बने। और इसी कारण से उन्होंने रज़िया को न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया। उसके पीछे कई कारण थे। एक तो रज़िया सुल्तान का स्त्री होना, और वो एक स्त्री को अपने ऊपर हावी नहीं होना था। वो चाहते थे कि कोई ऐसा शासक हो जो हमारे इशारे पर काम करे, हमारे लिए कठपुतली हो, वो ऐसे शासक को चाहते थे। और इसी कारण से उन्होंने रज़िया की अपेक्षा रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया। रुकनुद्दीन जैसे ही शासन ग्रहण करता है, उसके बाद में वो भोग विलास में डूब जाता है। राजकोषीय खजाने को वो अनर्गल कार्यों में व्यय करना शुरू कर देता है। और अब ये जो राज सत्ता थी वो रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कान के पास में चली जाती है। यानी अब शासन पर अधिकार हो जाता है शाह तुर्कान का। शाह तुर्कान जो रुकनुद्दीन की मां थी और पूर्व काल में एक दासी थी, और जब वह दासी थी और जिन लोगों ने उसका तिरस्कार किया था, अपमान किया था, अब वह शासिका बनने के पश्चात उसने उन तुर्क अमीरों का दमन करना शुरू कर दिया, उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इल्तुतमिश की जो अन्य बीवियां थी उन पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो इल्तुतमिश का पुत्र था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन, उसको भी उसने अंधा बना दिया था। अब धीरे धीरे संपूर्ण साम्राज्य में शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन के अत्याचार बढ़ने लगे और इस कारण से मुल्तान, हांसी, लाहौर और बंदाई, इनके जितने भी सरदार थे उन्होंने शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन का विरोध करना शुरू कर दिया।
और इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। इधर से रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी इनके विद्रोह का दबाने के लिए दिल्ली से बाहर निकलता है। परंतु इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि रुकनुद्दीन का जो वजीर था, जिसका नाम था जुनेदी, वो जाकर इन सरदारों से मिल जाता है। और ऐसी अवस्था में रुकनुद्दीन को ये लगता है कि मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, तो वह दौड़ लौटकर पुनः दिल्ली की तरफ आता है। परंतु तब तक दिल्ली की परिस्थितियां बदल चुकी होती है। वो दिन शुक्रवार का दिन था और नमाज का समय था। उस समय रजिया सुल्तान बिना पर्दे के जनता के सम्मुख उपस्थित होती है और जनता के समकक्ष वह इल्तुतमिश की जो अंतिम इच्छा थी वो उनके सामने रखती है। इसके अलावा शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे वो भी जनता को बताती है। तो उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि जितने भी जो युवा तुर्क थे वो रजिया के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आम जो जनता थी वो भी रजिया के पक्ष में खड़ी हो जाती है। तब जाकर ये लोग शाह तुर्कान को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। और जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की तरफ वापस आता है तो उसको भी पकड़कर कारागार के अंदर डाल देते हैं। तो इस प्रकार शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के अत्याचारी शासन का अंत होता है। अब उसके बाद में रजिया सुल्तान बनती है दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका। ये ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका जो थी वो थी रजिया सुल्तान। एक चीज और कि इसमें जो बताया गया है कि रजिया सुल्तान, सुल्ताना क्यों नहीं कहा गया? उसने अपने आप को सुल्तानी क्यों कहा, सुल्ताना क्यों नहीं कहा? क्योंकि वह ये चाहती थी कि जो समाज के अंदर भेदभाव है, जो स्त्री और पुरुष का जो भेदभाव वो नहीं होना चाहिए। वो एक पुरुष की तरह ही शासन करना चाहती थी। इस कारण से उसने अपने आप को सुल्ताना न कहलवाकर सुल्तान कहलवाया। रजिया सुल्तान जिसका जन्म हुआ था 1205 में। 1205 में ये कुतुबुद्दीन ऐबक की नातिन थी। और जैसा आपको बताया था पहले कि 1229 में नासिरुद्दीन की मृत्यु होने के पश्चात इल्तुतमिश है वो उसे ही शासक का बनाना चाहता था और उसके अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इसके पीछे एक कारण भी था कि जैसे ग्वालियर अभियान जो हुआ था सन 1230 में, और इस ग्वालियर अभियान के दौरान वह उसकी प्रतिभा को परख चुका था। इस कारण से वह उसको शासिका बनाना चाहता था। अब दिल्ली सल्तनत की शासिका बन चुकी थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका किस कारण से बन पाई थी ये आपको बताया था। और उसके अंदर एक शासक के अंदर पाए जाने वाले सभी गुण विद्यमान थे। वो न्यायप्रिय थी, उदार थी, आश्रयदात्री थी, बुद्धिमती थी। तो एक शासक के अंदर जितने भी गुण होने चाहिए वो सारे के सारे गुण रजिया सुल्तान के अंदर थे। अब शासक बनने के बाद में उसने सबसे पहला काम किया था अमीरों के विद्रोह का दमन। उसको पता था कि आज तो मैंने जो शासन सत्ता प्राप्त की है वो अमीर तुर्क जो थे उनकी इच्छा के विरुद्ध प्राप्त की, तो कभी भी एक बहुत बड़ा बॉन्डर खड़ा कर सकते हैं। इस कारण से, और दिल्ली सल्तनत के आसपास ये जो मुल्तान है, आंसी है, लाहौर है, बदायूं या इसके अलावा जो अन्य जो कट्टरपंथी थे उन्होंने भी रजिया सुल्तान को अपदस्थ करने का निर्णय ले लिया था। और रजिया सुल्तान ये अच्छी तरह समझती थी कि इनके होते हुए वह निष्कंटक राज्य नहीं कर सकती थी। इस कारण से उसने आगे बढ़कर इनका सामना करने का निश्चय किया, परंतु वह इनका सामना करने में असफल रही। तब उसने फूट डालो राज को वो नीति अपनाई। रजिया ने विद्रोहियों के शिविर में ये बात फैला दी कि काफ़ी शक्तिशाली अमीर तुर्क है वो रजिया के पक्ष में आ चुके हैं। और ये बात जैसे ही विद्रोहियों के शिविर में फैली तो वहाँ से जो लोग जो रजिया का विरोध कर रहे थे वो वहाँ से भागने लगे। और ऐसे समय में रजिया ने उनका पीछा किया और उन भागते हुए अमीर तुर्कों को मरवा दिया। तो इस प्रकार उसने सबसे पहले अपनी इस समस्या का अंत किया। दूसरा आता है नवीन नियुक्तियाँ। रजिया को पता था कि अगर उसे लंबे समय तक शासन करना है तो उसे अपने ही शासन को इन अमीर तुर्क वर्ग के लोगों से मुक्त करना होगा। और इसी कारण से उसने सबसे पहले
जितने भी महत्वपूर्ण विभाग थे उनमें नई नियुक्तियां की, और जो गैर तुर्क थे उनको महत्वपूर्ण पद दिए, जिनमें महत्वपूर्ण नाम है आपके इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, एतगिन और जमालुद्दीन याकूत। इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया जिसे भटिंडा का सूबेदार बनाया गया, एतगिन जो अमीर हाजिब था, और जमालुद्दीन याकूत जिसे अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया गया। और इनकी नियुक्ति इसी कारण से की गई थी कि वह गैर तुर्कों से अपने शासन को मुक्त करवाना चाहती थी, क्योंकि अमीर और उलेमा ये दो वर्ग ऐसे थे जिनका शासन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता था, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता था, और इन्हीं के कारण से शासक है वो बदलते थे। और इन कारणों से रजिया ने इस समस्या को समाप्त करने के लिए जो लोग गैर तुर्क थे उनको महत्वपूर्ण पद दिए। उसके बाद में रजिया के समय सबसे पहली जो घटना घटी थी वो थी करमत तथा मुजाहिदों का विद्रोह। गुजरात, सिंध और दिल्ली के आसपास का यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहां के करमत और मुजाहिद संप्रदाय के लोगों ने नूरुद्दीन के कहने पर विद्रोह करना शुरू कर दिया, और ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में दिल्ली के आसपास इकट्ठा होने लगे। और इसके बाद में सन मार्च 1237 के अंदर इन्होंने भारी संख्या में जामा मस्जिद पर आक्रमण कर दिया, जामा मस्जिद को घेर लिया। इनका ये मानना था कि शायद रजिया सुल्तान वहीं पर है, और वहां उपस्थित लोगों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया। और जैसे ये खबर रजिया सुल्तान के पास में पहुंची तो रजिया सुल्तान ने एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सैनिक टुकड़ी है वो जामा मस्जिद पर की तरफ भेजी, और वहां उपस्थित करमत और मुजाहिदों के जो अनुयायी थे उनका निर्ममता से दमन किया। इस प्रकार उसने इस समस्या का समाधान किया। उसके बाद में आती है रजिया के समय की दूसरी महत्वपूर्ण घटना, रणथंबोर का पतन। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में शासन सत्ता जैसे हमें पता है कि रुकनुद्दीन के हाथ में थी, और रुकनुद्दीन है वो भोग विलास के अंदर डूबा हुआ व्यक्ति था। वह शासन सत्ता को अच्छी तरह चलाना नहीं जानता था, और इस कारण से जो रणथंबोर के राजपूत है उन्होंने, चौहान राजपूत है, उन्होंने रणथंबोर को चारों तरफ से घेर लिया। और ऐसे समय में रणथंबोर के अंदर उपस्थित जो तुर्क सेना है वो घिर चुकी थी। ऐसे समय में रजिया ने एक सैनिक टुकड़ी है वो उनकी सहायता के लिए भिजवाई रणथंबोर, और उन्हें यह आदेश दिया गया कि अगर वहां की स्थितियां जो विकट हो, उनके नियंत्रण से बाहर हो, तो उन्हें वहां उपस्थित सैनिकों को अपने साथ में बाहर निकाल कर ले आना है। तो जब रणथंबोर से वहां से सेना की टुकड़ी गई और उन्होंने देखा कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर है, तो उन्होंने वहां उपस्थित सैनिकों को वहां से बाहर निकाल लिया, और रणथंबोर दुर्ग पर उसके पश्चात राजपूत राजाओं का अधिकार हो गया। ये बात है वो अमीर तुर्क वर्ग के लोगों में खटकने लगी, और इससे आप कह सकते हो कि रजिया की जो कमजोरी है वो लोगों के सामने उजागर होने लगी कि भाई वो उसे रणथंबोर पर अधिकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि वहां से सैनिकों को बुलाने का प्रयास करना चाहिए। अगली है ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा की समस्या। रजिया के समय नरवर के शासक यजवपाल ने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया। रजिया को ग्वालियर दुर्ग की रक्षा के लिए सेना भेजनी थी, जबकि इसकी अपेक्षा उसने वहां उपस्थित अपनी सेना को दुर्ग को खाली करके दिल्ली आने के लिए कहा, और इस कारण से अमीर तुर्क वर्ग के लोगों में फिर एक बार असंतोष छा गया, और वह सोचने लगे कि रजिया शासन सत्ता चलाने में असफल है। अगली आती है आपके सीमांत समस्या। सीमांत में हमें पता है सबसे बड़ी समस्या थी मंगोलों की, और हमने इससे पहले पढ़ा भी था कि इल्तुतमिश के समय जलालुद्दीन मंगबरनी आया था, और उस समय जलालुद्दीन मंगबरनी को इल्तुतमिश ने कूटनीति से वापस भगा दिया था, और यही बात रजिया ने की। रजिया ने उस समय जलालुद्दीन मंगबरनी का प्रतिनिधि था हसन कर्लुग, तो उसको वही बात कहकर उसने भेजने का प्रयास किया, और इससे जो आप कह सकते हो कि रजिया की कमजोरी है वो लोगों के सामने प्रकट हुई। रजिया द्वारा हसन कर्लुग को सहायता देने से मना करना
इसे अमीर तुर्क वर्ग के लोगों ने उसकी सैनिक दुर्बलता समझा। अगला है रजिया का मर्दाना रवैया। रजिया एक स्त्री होने के बावजूद भी पुरुषों के समान व्यवहार करती थी। उसने पर्दा तो पहले से त्याग दिया था, इसके अलावा घुड़सवारी करना, सैन्य संचालन करना, शिकार करना, खुले दरबार में बैठना, जनता की बात सुनना, प्रजा के लिए हित में निर्णय लेना, और ये बात अमीर तुर्क वर्ग के लोगों में खटकने लगी थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी स्त्री इस प्रकार बिना पर्दे के लोगों के सामने आए। और इसके बाद में आता है याकूत के प्रति अनुराग। याकूत, जिसका पूरा नाम था जमालुद्दीन याकूत। इससे पहले जैसे इसमें बताया था आपको कि जैसे ही रजिया ने शासन सत्ता ग्रहण की थी तो उसने नवीन नियुक्तियां की थी, और इस दौरान उसने जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर पद दिया था। इसे ये एक अबिसीनियाई हबशी था और रजिया का इसके प्रति विशेष अनुराग था। उसे ये छूट दी गई थी कि वह किसी भी समय रजिया से मिल सकता था, और यही बात उस समय के अमीर तुर्क वर्ग के लोगों को खटकती थी कि रजिया ने इस व्यक्ति को इतनी छूट क्यों दे रखी है जो एक गैर तुर्क है। यह एक योग्य शासक होने के बावजूद भी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाई थी। केवल 3 साल तक वह शासन कर पाई थी, 1236 से लेकर 1240, यानी कि 4 साल से भी कम समय मिला था उसके शासन करने के लिए। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जिसके कारण से वह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाई थी? तो उसमें आता है आपके अमीरों का विद्रोह और रजिया का पतन। रजिया का पतन किस प्रकार हुआ था ये तो हम पढ़ चुके हैं कि रजिया निष्कंटक राज्य करना चाहती थी। वह ये नहीं चाहती थी कि अमीर तुर्क वर्ग का शासन में या शासन चलाने में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हो। और दूसरा, जो उस समय के महत्वपूर्ण मंत्री कह सकते हो, अधिकारी कह सकते हो, या जो अमीर वर्ग के लोग थे, वो ये चाहते थे कि शासक ऐसा व्यक्ति बने जो हमारे इशारों पर काम करे, और जब तक रजिया है तब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी। इस कारण से उन्होंने एक योजना बनाई, और इस योजना के मुख्य जो पात्र थे वो थे आपके अल्तुनिया, कबीर खां अयाज और ऐतगिन। इनमें ऐतगिन और अल्तुनिया ये 2 महत्वपूर्ण किरदार थे। अब योजना क्या थी? योजना ये थी कि रजिया को दिल्ली के अंदर तो समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए दिल्ली सल्तनत से रजिया को किस प्रकार से बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए योजना का पहला पार्ट ये था कि भटिंडा का जो सूबेदार था अल्तुनिया, इसको विद्रोह करने के लिए कहा गया। इसने जैसे ही विद्रोह किया तो रजिया है दिल्ली सल्तनत से बाहर आई इसके विद्रोह को दबाने के लिए। इसी दौरान रास्ते में रजिया के सबसे विश्वास पात्र, जो आपको बताया था याकूत, उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह ये मैटर तो क्लोज हो गया। रजिया का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति मारा गया, और भटिंडा के पास ही अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया और भटिंडा के किले में उसको बंद कर दिया। इधर ऐतगिन ने बहराम शाह, इल्तुतमिश का जो छोटा पुत्र था बहराम शाह, उसको शासन सौंप दिया, यानी उसको शासक बना दिया। परंतु शासन सत्ता केवल बहराम शाह के हाथ में एक नाम मात्र के लिए थी, वास्तविक सत्ता तो ऐतगिन के हाथ में थी। वो जैसा चाहता था वैसे ही शासन चलाता था। बहराम शाह उसके लिए कठपुतली के समान था। उसने यहां तक कि बहराम शाह की बहन से विवाह कर लिया, और उसके पश्चात जो राजकीय चिन्ह राजा के महल के बाहर होते हैं, जैसे हाथी है या और अन्य राजकीय चिन्ह है, घोड़े वगैरह, तो वह राजकीय चिन्ह अपने महल के बाहर प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। और यह बात है वो बहराम शाह को नागवार गुजरी, और इसी कारण से उसने ऐतगिन की हत्या करवा दी। इस प्रकार आप कह सकते हो कि ऐतगिन का मामला तो शांत हो गया।
अब बचा अल्तुनिया। तो अल्तुनिया को अब ये लगा कि अब मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये षड्यंत्र तो इन दोनों ने बढ़ाया था। तब अल्तुनिया ने रजिया से संधि कर लिया, आप कह सकते हो, या रजिया से विवाह कर लिया, और इन दोनों ने दिल्ली सल्तनत की तरफ कूच किया। और इधर से बहराम शाह है वो गए। तो इन दोनों के मध्य रजिया सुल्तान, रजिया और आप कह सकते हो अल्तुनिया, इन दोनों और बहराम शाह के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अल्तुनिया और रजिया सुल्तान परास्त हो गए। और उसके बाद में कैथल के समीप ही हिंदू सरदार द्वारा रजिया का अंत कर दिया गया। इस प्रकार रजिया का जो शासनकाल है वो सीमित समय तक रहा था। एक रजिया योग्य शासिका होने के बावजूद, एक शासक में पाए जाने वाले सभी गुण होने के बावजूद ऐसे कौन से कारण थे कि रजिया लंबे समय तक शासन नहीं कर पाई? तो वो ये थे आपके, सबसे पहला अमीरों का स्वार्थ यानी वो ये चाहते थे कि राजा हो जो या शासक जो हो वो हमारी कठपुतली हो, हमारे इशारों पर काम करे। रजिया ऐसा नहीं चाहती थी। दूसरा है रजिया का स्त्री होना, क्योंकि एक स्त्री का पर्दे में होना आवश्यक है इस्लामिक कानून के अनुसार। और रजिया जो है वो शासन करती थी, एक मतलब बिना पर्दे के लोगों के सामने आती थी, उनके बातें सुनती थी, घुड़सवारी करती थी। वो ये बातें हैं उन्हें अमीर तुर्क वर्ग के लोगों को नागवार थी। तीसरा है रजिया का मर्दाना रवैया, जैसे आपको बताया था, मर्दानी लिबास के अंदर वो बैठती थी, दरबार लगाती थी। इसके अलावा याकूत के प्रति उसका विशेष प्रेम था। और जिसमें आपको अलग से बताया था रणथंबोर ग्वालियर की घटनाएं, जिनमें रजिया को वहाँ शासन को अपने नियंत्रण में करने की अपेक्षा उसने वहाँ से अपनी सेनाओं को बुला लिया था, ग्वालियर से और रणथंबोर से। तो ये भी उसकी कमजोरियों को साबित करते हैं। तो इस प्रकार इन कारणों से रजिया है लंबे समय तक शासन नहीं कर पाई, और 1236 से लेकर 40 तक उसका शासन रहा, और 40 में उसके शासन का अंत हो गया। तो इस प्रकार ये रजिया सुल्तान का चैप्टर यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।